मकसद को हासिल करना, असल पर्पस मकसद का ये होता है। मकसद तय करना ये ज़रूरी है, ये उसका बुनियादी जुज़ है, लेकिन जो असल है वो है उसका हुसूल। तो मैं आपके सामने अपने दो एक्सपीरियंसेस रखता हूँ। इन दो एक्सपीरियंसेस से हमने लर्न करना है और उसके बाद हमने इसके प्रोसेस को देखना है कि किसी मकसद को अचीव करने के लिए कौन कौन से मराहिल से एक इंसान गुजरता है। मुझे याद है जिस ज़माने में यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारिग हुआ तो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं अफसर बनूं, जबकि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ज़मींदारी करूं। तो मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा मुझे आप ज़मीन दें कोई 50 एकड़, तो मैं काश्तकारी करना चाहता हूँ। और बाबा ने मुझे कहा कि आपने कभी हल चलाया है? मैंने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा कि बेटा ज़मीन ज़ाया नहीं करनी है, पहले आप 4 एकड़ ज़मीन लो, इस पर काश्तकारी करो, कामयाबी हासिल करके दिखाओ और उसके बाद ज़्यादा की बात करो। और 4 एकड़ पे मैं राज़ी नहीं हुआ, 50 एकड़ बाबा ने नहीं दिए। मीनवाइल मेरा इत्तेफाक हुआ गिलगित जाने का, तो वहाँ मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि यार मैं किसी ज़मींदार से मिलना चाहता हूँ। अगले दिन दोस्त आए कि जी इलाके के सबसे बड़े ज़मींदार से आपकी मुलाकात तय है। तो हम लंच पे वहाँ पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि एक पहाड़ी पे एक मर्द और एक खातून दोनों जो है ना बेलचा हाथ में था और पानी दे रहे थे। मैंने समझा ये मुलाजिम होंगे, लेकिन तारुफ हुआ तो पता चला कि ये दोनों जो लोग हैं मियाँ बीवी, ये गिलगित के सबसे बड़े ज़मींदार थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी ज़मीन कितनी है? तो उन्होंने कहा 2 किनाल। मैं बड़ा हैरान हुआ। 1 एकड़ में जो है ना वो 8 किनाल होते हैं और इनके पास सिर्फ दो, यानी 1 एकड़ का चौथा हिस्सा, और मुझे 4 एकड़ मिल रहे थे और मैं नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा सर आप क्या फसल लगाते हो? तो उन्होंने इशारा किया एप्रिकाट के पौधे की तरफ। कहा जी हम एप्रिकाट लगा रहे हैं। मैंने कहा ये फसल कब देगा? तो मर्द ने मुझे बताया कि सर ये 35 बरस के बाद फल देगा। 35 बरस? अभी आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा कि मेरी उम्र है इस वक्त कोई 40-41 साल। मैंने कहा सर आपको यकीन है कि आप 76 साल तक जिंदा रहेंगे और इसकी फसल लेंगे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा और आप क्यों लगा रहे हो? उसने जो जवाब दिया उसने मेरा पूरा का पूरा सोच का दायरा बदल के रख दिया। उसने कहा कि वो बड़ा पौधा देख रहे हैं जिसमें फसल लगी हुई है? मैंने कहा जी, ये मेरे दादा ने लगाया था मेरे लिए। ये जो दरमियान में पौधा है इसको 30 बरस हुए हैं, ये मेरे बाबा ने मेरे बेटे के लिए लगाया था और मैं अपने पोते के लिए लगा रहा हूँ। खैर मैं जब वापस आया तो मैंने वापस आके बाबा से कहा कि बाबा मुझे 4 एकड़ ज़मीन दें, मैं 4 एकड़ से शुरू करना चाहता हूँ। और बाबा ने सारी ज़मीन मुझे दे दी। इस पर मैं फिर हैरान ही हुआ कि यार मैं 50 मांग रहा था तो 4 से ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, मैं 4 मांग रहा हूँ तो मुझे सारी ज़मीन दी जा रही है। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब आप दिल और दिमाग से और रूह की गहराई तक किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो तो कायनात सिमट जाती है आपको सपोर्ट करने के लिए। और यही मेरे ज़मींदारी के केस में हुआ। फिर जब मुझे ज़मीन मिली तो मैंने क्या किया, उसके बाद जो नेक्स्ट फसल आ रही थी वो गंदम की थी। मैंने एक डायरी उठाई, पेन उठाई और मोटर बाइक निकाली और मैं निकल गया इलाके में। मैंने पहले बाबा से एक लिस्ट बनवाई कि बाबा मुझे उन किसानों और ज़मींदारों के नाम बताएं जिनकी फसल गंदम की सबसे अच्छी आती है। तो बाबा ने जो नाम लिखवाए वो 9 नाम थे, तो मैं उन सब के पास बारी बारी चला गया। मैंने सवालों की एक लिस्ट बनाई थी, कोई 20 के करीब सवालात थे। मिसाल के तौर पर सर गंदम में बीज कौन सा डालते हो? सर काश्त के लिए आप जो है ना वो पानी कब देते हो, हल कब चलाते हो, और खाद कौन सी डालते हो, पानी कितने वक्फे से आता है, कौन सी डेट को बीज डाला जाता है, कब उसकी जो है ना वो कटाई होती है। तो इस तरह के सवालात थे।
एवरेज जो है ना वो प्रोडक्शन कितनी आती है आम की। ये पूरा सर्वे करने के बाद 9 लोगों का मैं आया घर पे आके मैंने एक एक सवाल पे गौर किया कि जो बेस्ट पीरियड है टाइम वो कौन सा है, और गंदम की जो है ना वो बीज कौन सा होना चाहिए। तो ये सारे मैंने करके मैंने एक अपना लाया अमल बना लिया कि मैंने इस तरीके से चलना है। फिर मैं बीज के लिए निकल गया। हमारे इलाके में जो बीज मिल रहा था वो 400 रुपये एकड़ था, और मैं सक्खर गया। एग्रीकल्चर का जो सीड कारपोरेशन थी वहाँ से मैं एक आला किस्म की फसल का बीज लेके आया, जो मुझे उस ज़माने में 1000 रुपये फी मन मिला। जब मैं वो लेके आया तो लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने बाबा को बड़ी मजाक बनाई कि आपने जो है ना ज़मीन का बेड़ा गर्क कर दिया, अनाड़ी बेटे को दे दिया है। यहाँ 400 रुपये मन मिलती और ये 1000 रुपये लेके, और आगे भी आपकी फसल के साथ ये करेगा। और बाबा अभी 50-50 रहे कि मैंने ये फैसला सही किया या गलत किया। खैर, जब फसल हमने कटाई की तो बाबा की एवरेज गंदम आ रही थी 12 मन फी एकड़, और मेरी गंदम आई 38 मन फी एकड़। और इलाके के वो 9 के 9 जमींदार और हारी जो दी बेस्ट थे गंदम के फसल में, वो सब के सब मेरी फसल देखने के लिए। और फिर मिसालें दी जा रही थी कि यार फसल जो है ना वो मुमताज ने जबरदस्त करके दिखाई है। ये तो हो गई जो हमारे ज़मींदारी या रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उसके लिए एग्जाम्पल। अब मैं आपको देता हूँ प्रोफेशनल्स की एग्जाम्पल। जब मैंने कमीशन पास कर लिया और मैं सेटिस्फाइड नहीं था सरकारी जॉब से, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। मैंने इंश्योरेंस में अपने कैरियर को स्टार्ट लिया और मुझे मैनेजर बनने में, ब्रांच मैनेजर बनने में लग गए कोई 2-2.5 साल लगे। लेकिन जब मैं ब्रांच मैनेजर बना तो ये थी 14 जनवरी जब मुझे ब्रांच मैनेजर का लेटर मिला, और 15 जनवरी को कंपनी की एक रीजनल कॉन्फ्रेंस थी। उसमें एक कंसल्टेंट से लेकर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तक सब लोग आए हुए थे। आवाज़ जो है ना वो न्यूली प्रोमोटेड ब्रांच मैनेजर, और मुझे भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था। मैं वहाँ पे मौजूद था और मैं देख रहा था कि कैसे टॉप मैनेजर्स को जो है ना वो सेलिब्रेशन दी जा रही है, क्लैपिंग दी जा रही है, उनको फूल और उनको तहाइफ और अवार्ड्स और तारीफ़ें। मैं ना आगे की एक चेयर पे बैठा हुआ था सोफे पे, और वहाँ से बैठ के बड़ी हसरत से देख रहा था कि यार इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा मैं भी यहाँ पर बैठूंगा। इतने में डिसाइड हुआ कि जो कल प्रोमोट हुए हैं ब्रांच मैनेजर्स उनको भी स्टेज पे बुला के उनसे भी कहा जाए कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। और मुझे जब बुलाया गया तो उसूल तो ये होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है कि आप आओ और जो पिछले जिन्होंने अच्छे काम किए उनकी तारीफ करो। मैं सारे प्रोटोकॉल भूल गया। वो जो टॉप मैनेजर था मैंने उसकी तरफ यूं उंगली करके कहा, मिस्टर आपका दौर खत्म, आज के बाद से ये ट्रॉफी मैं ले जाऊंगा। और एक सन्नाटा छा गया। हाल में बैठे एक जो टॉप कंसल्टेंट था वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि कहने में क्या है, अगले साल देखेंगे। मैंने कहा हाँ अगले साल ना अगले साल देखिएगा कि ये ट्रॉफी कौन लेके जाता है। और उसके बाद मैं जब अपनी ब्रांच में पहुंचा तो मेरे सारे जूनियर्स, मैनेजर्स और कंसल्टेंट मेरे पास आ गए। सर हमने तो कभी 1 महीने में टॉप नहीं किया और आप पूरे कंट्री को चैलेंज करके आ गए हो, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और मैंने उन्हें कहा कि देखो जो मेरे इस गोल को सपोर्ट करने के लिए तैयार है वो यहाँ रुके, बाकी सब बाहर जाओ। और 5 मिनट के बाद कमरे में मैं अकेला था, कोई भी नहीं था। आधे घंटे के बाद आस्ते आस्ते लोग आना शुरू हुए। सर हम आपके साथ हैं, आप हमें गाइड करो, हम ये गोल अचीव करके दिखाएंगे। मैंने जो इस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स उठाए वो इस तरीके से थे कि मैंने ब्रांच एडमिन को बुलाया। मैंने उससे कहा कि मुझे पिछले 3 साल की
12-12 महीनों की शीट्स लाके दो, मुझे एक 3 साल के 36 महीनों की रिपोर्ट बना के दो, किस महीने में किस ब्रांच मैनेजर ने टॉप किया, जब उसने टॉप किया तो उसके नंबर ऑफ केसेस कितने थे, उसका बिजनेस कितना था, उसके पास कंसल्टेंट कितने थे, और जिस मैनेजर ने साल में टॉप किया उसने कितने महीनों में टॉप किया था। ये जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मैंने देखा कि जो 3 महीनों में, 12 महीनों में से 3 महीनों में मैनेजर टॉप कर रहा था, वो एनुअल बेसिस पे भी टॉप कर रहा था। तो मुझे एक तो समझ आ गई कि मैंने 3 महीनों में हर हाल में टॉप करना है, लिहाजा पहले महीने को टॉप करने का मैंने गोल बनाया, किसी जनवरी में नंबर 1 पे पोजीशन पे जाना। और मैं इस प्रोसेस में लग गया। जब जनवरी में नहीं पोजीशन मिली, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैंने अक्टूबर में पहली मर्तबा पाकिस्तान में टॉप किया एज अ ब्रांच मैनेजर। फिर मैंने नवंबर में टॉप किया, और जब दिसंबर शुरू हुआ तो मैंने दिसंबर का गोल ये सिर्फ नहीं रखा कि टॉप करना है, बल्कि मैंने ये डिसाइड किया कि दूसरी नंबर से 10 लाख ज्यादा करना है। और वो साहब जो दिसंबर क्लोजिंग के बाद दूसरी पोजीशन पे आए, वो मुझसे 15 लाख पीछे थे, और मैं पहली पोजीशन हासिल करके ट्रॉफी विन कर चुका था। अब इन दोनों केस स्टडीज को या एग्जाम्पल्स को अगर हम उठाएं तो इन दोनों के पीछे एक प्रोसेस था, एक प्लानिंग थी। दोनों में एक चीज कॉमन थी, एंड रिजल्ट पहले डिसाइड किया गया, फिर उसके बाद रिसर्च की गई, रिसर्च करने के बाद एक प्रोसेस डिसाइड किया गया, डिजाइन किया गया, फिर उसको स्टेप वाइज अचीव करने के लिए जो है ना वो एक्टिविटी की गई। और इस दौरान यहां पर जो स्टेट ऑफ माइंड था वो एक दिन के लिए भी गोल से हटाया नहीं गया था, चाहे वो जमींदारी का मामला था या यहां पर टॉप मैनेजर की पोजीशन थी। दोनों सूरतों में रात दिन मैं इस जस्तजू में रहा कि यह कैसे अचीव करना है, ये गोल है, यही अचीव करना है। तो आज जब मैंने माइंड साइंसेस को भी पढ़ा है तो मैंने देखा है कि कोई भी गोल अचीव करना आसान है, उसके मुकाबले में ज़्यादा आसान है, क्योंकि उस ज़माने में मुझे एफर्मेशंस का पता नहीं था। आज अगर आप एफर्मेशन जो आपके गोल को सपोर्ट कर रहे हो, यानी वो ऐसी स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आपके गोल को सपोर्ट करने वाली हों, उनको रिपीटेडली पढ़ा जाए तो यहाँ आपके फोरहेड पे हमेशा गोल ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है, और आपके अंदर एक मोटिवेशन लेवल जो है ना वो इंक्रीज होता चला जाता है, आपके अंदर एनर्जी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से गोल अचीव करना आसान हो जाता है। मज़ीद आपको गोल सेटिंग पे अगर वीडियोस चाहिए तो नीचे जो है ना आप इसको, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को क्लिक कीजिएगा, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको गोल सेटिंग में किस एरिया पर अगली वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको तैयार करके दूंगा। थैंक यू।